तो चलिए ऐतिहासिक स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम 1905 से 1911 के उस बेहद अस्थिर और अहम दौर में चलेंगे जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सच कहूं तो ये महज कुछ सालों का इतिहास नहीं है, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक शतरंज का खेल था। एक ऐसा खेल जहां चली गई हर एक चाल का एक गहरा डोमिनो प्रभाव हुआ और इसी उथल-पुथल ने आने वाले कल की नींव रखी। अब जरा सोचिए, एक इतना विशाल, इतना मजबूत और एकजुट आंदोलन जो बिल्कुल अपने चरम पे था, वो अचानक महज 24 महीने के अंदर कैसे बिखर सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कैसे ये आंतरिक कला आखिरकार उसी प्रशासन को और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है जिसके खिलाफ वो आंदोलन खड़ा हुआ था। भाई, ये किसी बाहरी हमले का नतीजा नहीं था, ये पूरी तरह से अंदरूनी वैचारिक टकराव था। तो आइए समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल के आ रहा था। सबसे पहले बात करते हैं इस वैचारिक विभाजन की शुरुआत की, जब कांग्रेस में गहरे मतभेद पनपने लगे। देखिए, उस वक्त नेतृत्व मुख्य रूप से दो विचारधाराओं में बटा हुआ था। एक तरफ उग्रपंथी विचारधारा वाले गरम दल के लोग थे। इनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में एक आग की तरह फैलाना। वो इसे एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर नरम दल यानी उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे। उनका मानना था कि नहीं, इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अब आप ही देखिए, ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, ये पूरे आंदोलन की दिशा तय करने की एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई थी। और ये जो टकराव था ना, ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में बिल्कुल अपने पीक पर आ गया। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों गुट लगभग विभाजन के कगार पर खड़े थे। गरमपंथी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन नरमपंथियों ने यहां एक जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली। भूपेंद्र नाथ बसु ने तुरंत ही दादाभाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। ये एकदम मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि दादाभाई नौरोजी इतने सम्मानित नेता थे कि कोई भी उनके नाम का विरोध कर ही नहीं सकता था। तो इस तरह उस वक्त के लिए तो विभाजन टल गया। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, अध्यक्ष पद हाथ से निकलने के बावजूद उग्रपंथी गुट पूरी तरह से खाली हाथ नहीं रहा। उन्होंने इसी अधिवेशन में 4 बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करवा लिए: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। और पता है इस अधिवेशन की सबसे ऐतिहासिक घटना क्या रही? दादाभाई नौरोजी ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया। यानी मतभेदों के बावजूद आखिरी मंजिल अब कहीं ज्यादा साफ हो चुकी थी। और इसके बाद आता है 1907 का साल, सूरत विभाजन, जब कांग्रेस में ऐतिहासिक फूट पड़ी। घटनाक्रम सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1905 में तनाव पनपना शुरू हुआ। 1906 में कलकत्ता में किसी तरह मामला शांत किया गया, लेकिन फिर 1907 के अधिवेशन से ठीक पहले एक और रणनीतिक चाल चली गई। अधिवेशन का स्थान ही अचानक बदल दिया गया और इसी का परिणाम था 1907 का पूर्ण विभाजन। हर एक घटना ने बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह अगली घटना को ट्रिगर किया। दरअसल हुआ यह था कि 1907 का अधिवेशन पहले नागपुर में होना तय था, लेकिन उदारवादियों को अच्छे से मालूम था कि नागपुर की स्वागत समिति में उग्रपंथियों का भारी बहुमत है। इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से अधिवेशन का स्थान अपने गढ़ यानी सूरत में शिफ्ट करवा लिया, क्योंकि वहां की समिति में उनका अपना दबदबा था। ये सिर्फ शहर का बदलाव नहीं था, ये पूरे इवेंट पर कंट्रोल बनाए रखने की एक सोची समझी चाल थी। सूरत पहुंचकर उदारवादियों ने एक बार फिर अपना दांव चला और अपने ही गुट के डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुनवा लिया। बस यही वो आखिरी तिनका था जिसने आंदोलन को दो फाड़ कर दिया। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस टूट गई। तिलक को अपने साथियों के साथ अलग होना पड़ा। एक एकजुट ताकत जो बहुत कुछ बदल सकती थी, अब आधिकारिक रूप से बढ़ चुकी थी। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, राजद्रोह और निर्वासन। जब ब्रिटिश सरकार ने इस फूट का सीधा फायदा उठाया। अब जाहिर सी बात है, जब दो भाई आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। सरकार को एक सुनहरा मौका मिल गया। 1908 में इसी कमजोरी का लाभ उठाते हुए सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। उन पर आरोप क्या था? आरोप था कि वे खुले या छिपे तौर पर सरकार को यह धमकी देकर आतंकित कर रहे हैं कि बम फेंका जाएगा। यह महज एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि सबसे मुखर आवाज को हमेशा के लिए कुचलने का एक बहाना था। और इस राजनीतिक कमजोरी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। ये जो अंक 6 है ना, ये कोई आम संख्या नहीं है।
इस मुकदमे में तिलक को पूरे 6 लंबे सालों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें देश से दूर मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया। एक विभाजित आंदोलन को जड़ से कमजोर करने के लिए यह सरकार का सबसे घातक प्रहार था। लेकिन तिलक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। 1910 आते आते उन्होंने लंदन के टाइम्स अखबार के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ सीधा एक बड़ा मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मतलब निर्वासन और मुकदमों के बावजूद ये संघर्ष अब वैचारिक और कानूनी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुका था। इसके बाद तस्वीर में आती है मार्ले मिंटो रणनीति, फूट डालो और राज करो का सबसे बड़ा उदाहरण। चलिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों पर एक नज़र डालते हैं, जिसे सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था। इसके घोषित उद्देश्य बहुत सीधे लगते थे, जैसे 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना और परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाना। लेकिन असली मंशा कुछ और ही थी। इसके पीछे का हिडन एजेंडा था भारत में बढ़ते क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को कुचलना और सांप्रदायिकता की आग को भड़काना। और इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार था पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा नहीं थी, ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक पक्का संस्थागत रूप था। समाज को धर्म के आधार पर पॉलिटिकली बांटने का ये एक सेट फॉर्मूला बन गया था। अब इस ऐतिहासिक कोट पर जरा ध्यान दीजिए। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र में लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सच में कितनी डरावनी लाइन है ये साफ दिखाता है कि प्रशासन को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं और भविष्य में इसके परिणाम कितने खतरनाक होने वाले हैं। ये पूरी रणनीति बहुत ही शातिर तरीके से बनाई गई थी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? नरमपंथियों ने इन सुधारों को पूरा समर्थन तो नहीं दिया, पर फिर भी आंशिक सहयोग देना स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ उग्रवादी खेमों में क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ती ही रहीं और इसका जवाब देने के लिए सरकार ने 1911 में एक और कड़ा कानून, राजद्रोह सभा अधिनियम पास कर दिया। दमन और टकराव का ये चक्र बस यूं ही घूमता रहा। तो इस विश्लेषण को आखिरी पड़ाव पर लाते हुए ये सवाल पीछे छूट जाता है, जो एक गहरे चिंतन की मांग करता है। एक ऐसा मजबूत आंदोलन जो अपनी एकता के दम पर बहुत कुछ बदल सकता था, वो अपनी ही आंतरिक कलह का शिकार हो गया। और उसी कलह ने फूट डालो और राज करो की उस जहरीली नीति को जड़े जमाने का मौका दे दिया। क्या इस एक रणनीतिक कदम ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए नहीं बदल दिया? इसका जवाब इतिहास के उन्हीं पन्नों में दर्ज है जो आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए और रोचक विषय की गहराइयों में उतरेंगे।